अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। आज की इस वीडियो में हम उस जंग का जिक्र कर रहे हैं जो अमेरिका यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रखकर रशिया के साथ लड़ना चाह रहा है। इस जंग का इख्तिताम किस तरफ जाएगा, ये इख्तिताम होगी नहीं होगी, ये दुनिया के लिए एक ऐसी जंग है जो दुनिया की इकॉनमी, दुनिया की क्रिप्टो करेंसी की बात करें, ऑयल की बात करें और या फूड क्राइसिस है उसको जन्म दे सकती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है इस वॉर के अंदर हमें समझ आ रही है, वो ये कि रात की तारीकी में सदर पुतिन ने अमेरिका को ख़बरदार करने के लिए अपनी न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस जो हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया है। बहुत जगह ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत जगह ये बड़ा क्लियरली मैसेज जा रहा है कि क्या पुतिन की ये धमकी है कि वो अमेरिका, बरतानिया, नेटो और इसके इर्द गिर्द ममालिक को न्यूक्लियर थ्रेट देना चाहते हैं या वो वाकई ही जौहरी हथियार का इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। तो इन तमाम सवालात का जवाब ढूंढने के लिए और इन एटॉमिक वॉर के जवाब को समझने के लिए ये वीडियो हम आपके साथ बना रहे हैं कि ये एटॉमिक वॉर क्या होगी। कहा यह जा रहा है कि ये वो वॉर होगी जिसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये एटॉमिक वॉर या एटमी धमाके या एटमी बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता क्या है? अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें तारीख़ में ये पता चलता है कि एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं वो तारीख़ में 2 बार जानबूझकर इस्तेमाल किए गए और 2 बार ऐसा हुआ कि डिज़ास्टर्स हुए और हादसात की वजह से हमें इसके असरात पता चले कि जब ये चलता है तो उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो अमेरिका ने ही दुनिया में सबसे पहले इस बॉम्ब का इस्तेमाल किया और दुनिया को बताया कि वो एक ऐसी पावर है जिसके पास एक जौहरी बॉम्ब है, एक एटॉमिक बॉम्ब है, एक न्यूक्लियर वेपन है जिसको वो किसी के भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये बात है 6 अगस्त 1945 की वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम हो रहा था। जापान के ऊपर अमेरिका की जानिब से लिटिल बॉय नामी एक बॉम्ब को गिराया गया और जब ये बॉम्ब गिरता है तो उसके बाद जो हलाकतें रिपोर्ट हुई उनकी तादाद 80,000 से ज़्यादा है और तकरीबन 1,66,000 और 70,000 अफराद जो हैं इस पूरे बॉम्ब की लपेट में आए। इतने बड़े बॉम्ब, इतने मैसिव लेवल पर जो डिस्ट्रक्शंस थी, उसने दुनिया को डराया कि ये बहुत ख़तरनाक बॉम्ब है जिसको किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। ये कहानी यहाँ नहीं रुकी ही। 3 दिन के बाद जापान के अंदर ही अमेरिका ने एक और एटम बॉम्ब को गिराया जिसको फैट मैन कहा जाता है और वो 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया, जहाँ पर हलाकतों की तादाद जो है वो भी लगभग 70,000, तकरीबन हिरोशिमा के 80,000 के करीब भी बताई जाती है। ये जो हलाकतें हुई इसके बाद दुनिया ने 1945 के बाद हमेशा से ये सोच लिया कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद कभी भी अगर दोबारा से एटॉमिक बॉम्ब को हम जंगों में लेकर आए तो ये पूरी दुनिया की तबाही का बाइस बन सकती हैं। इसके बाद हमने देखा कि एक वाक़या यूक्रेन के, मौजूदा यूक्रेन जो है इसके अंदर एक इलाका है जिसको चेरनोबिल कहा जाता है और चेरनोबिल पर एक एटमी रिएक्टर था। उस वक्त के रशिया जो कि USSR था, यूक्रेन रशिया का हिस्सा था, वहाँ पर चेरनोबिल रिएक्टर के ऊपर जब कोई ऑपरेशनल मिस्टेक हुई, उस ऑपरेशनल मिस्टेक के बाद हमने देखा कि जो एटॉमिक न्यूक्स हैं, चेन रिएक्शंस की वजह से वहाँ पर जो रिएक्शन है वो फैल गया और उसकी वजह से जो जौहरी तनसीबात हैं, ना सिर्फ उसने उस पूरे इलाके को ख़राब किया। शुरू में 10 किलोमीटर का रेडियस ख़राब हुआ, बाद में 30 किलोमीटर का रेडियस ख़राब हुआ और तकरीबन लाहौर या 2 इस्लामाबाद जितना शहर जो है वहाँ पर आज भी वहाँ पर लोग वैसे नहीं रह सकते जैसे 1986 से पहले के दौर में रहा करते थे। ये जो ख़तरनाक सूरत हाल थी ये 2011 में भी हमने देखी। फुकुशिमा एक पावर प्लांट है जो कि जापान के अंदर है, जहाँ अर्थक्वेक आने से रिएक्टर्स जो हैं उनके अंदर रिएक्शन हुआ या किसी डैमेज हुआ, उसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ह्यूज लेवल पे हुई। 3 लाख से ज़ायद अफराद वहाँ से एवैक्यूएट हुए, बहुत से लोग डेंजर हुए, बहुत से लोग एटॉमिक जो रिएक्टर है उसके साथ जो मुंसलिक चीज़ें हैं वो उससे एक्सपोज हुए। तो यहाँ तक मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ कि ये इतनी डिस्ट्रक्टिव वॉर हो सकती है अगर आप उसके अंदर जौहरी हथियारों का, एटॉमिक बॉम्ब्स का या जिनको हम न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या रशिया जो है वो अपने एटॉमिक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेगा और रशिया के पास कितने एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। तो मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं जिस पे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर रशिया ये अटैक करता है उसका जवाब कौन कितने एटॉमिक बॉम्ब्स के साथ दे सकता है और दुनिया में कौन कौन से ममालिक के पास कितने हथियार हैं। तो एक इदारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक, जिसको सिप्री कहते हैं, सिप्री के मुताबिक इस वक्त रशिया के पास 4,000 से ज़ायद एटॉमिक बॉम्ब हैं। दुनिया के पास टोटल 14 से 15,000 एटॉमिक बॉम्ब्स मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं जो कि टोटल 9 ममालिक के पास हैं। अगर सिर्फ रशिया की बात की जाए तो
तो रशिया के पास 4,500 से ज़ायद एटॉमिक बॉम्ब्स बताए जाते हैं। USA के पास, अमेरिका के पास तकरीबन 4,000 के करीब एटॉमिक बॉम्ब्स बताए जाते हैं। तो तकरीबन दुनिया में मौजूद टोटल 14 से 15,000 एटॉमिक बॉम्ब्स में से आधे बॉम्ब्स जो हैं वो अमेरिका और रशिया के पास है। अमेरिका को धमकी, पुतिन की न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट करना जो है ये अमेरिका को ही धमकी दी जा रही है, मगरबी ममालिक को ही धमकी दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने तमाम असासाजात ना सिर्फ मुंजमद किए हैं बल्कि पुतिन को वो सबक सिखाना चाहते हैं, जिसके हवाले से पुतिन ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल रखा है। और पुतिन के हवाले से बहुत सारी डिस्कशंस की जा रही है कि पुतिन ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, जिसका जवाब मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दूंगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के 9 ममालिक जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, उन 9 ममालिक के अंदर जैसे USA की मैंने बात की, रशिया की बात की, उसके बाद अगर हम आए फ्रांस के पास, तो फ्रांस के पास 300 के करीब जो है एटॉमिक असासाजात हैं, न्यूक्स हैं। चीन की बात करें तो चीन के पास तकरीबन 200 है और ये कहा जा रहा है कि चीन मुसलसल इस पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो दुनिया का तीसरा बड़ा एटॉमिक वॉर रखने वाला मुल्क होगा। उसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 160 हथियार, इंडिया के पास 140 हथियार, और इसी तरह हम अगर इजराइल की बात करें जो कि अभी अनाउंस्ड है, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 हथियार बताए जाते हैं। इन तमाम स्टैट्स को समझ आते वक्त इसका मतलब है कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं या उनकी साइट्स जो हैं या उनके वॉर हेड्स जो हैं या उनको हथियारों का हिस्सा बनाया जा चुका है, जो खुदा न खास्ता बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने पूरी दुनिया को तबाह करने का मंसूबा बना रखा है। जब भी दुनिया में किसी जंग की तरफ जाया जाता है तो उस जंग के बाद हमेशा यही ममालिक इस चीज़ की धमकी देते नज़र आते हैं कि हम अपने एटॉमिक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि किसी भी सूरत सिर्फ इन ममालिक के लिए ख़तरा नहीं है बल्कि इनके साथ बॉर्डर्ड कंट्रीज़ भी इस पूरी वॉर के रेडियस और पूरी वॉर के लपेट में आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि जौहरी जंग जीत कौन सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जौहरी जंग कोई नहीं जीत सकता, इसमें जीते हुए की भी हार है, क्योंकि जो शख्स इसको जो मुल्क इसका इस्तेमाल करेगा वो ख़ुद भी इसकी भीड़ चढ़ेगा। तो जौहरी जंग जो है वो उसमें जीत नहीं है, उसमें सिर्फ हार ही हार है। अब जो सूरत हाल बनी है, पुतिन के गिर्द गिर्द इस वक्त मगरबी ममालिक और सारे घेरा तंग किए हुए हैं और पुतिन साहब जो है उस पर अपने बयानात भी दे रहे हैं, और रात हमने देखा कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट भी किया है। तो मैं आपको पुतिन के हवाले से बताऊं कि पुतिन एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इस वक्त दुनिया के उन बड़े लीडरान के अंदर शुमार होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा दौर इक़्तिदार संभाला हुआ है और देखा हुआ है। उनका मुकाबला दुनिया के उन लीडरान के साथ है जिनको आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। तो पुतिन जो है वो अपनी हवाले से बहुत क्लियर हेडेड हैं कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि अगर पुतिन के ख़तरनाक होने पर मैं बात करूं तो पुतिन इस हद तक ख़तरनाक हैं कि कुछ अर्सा पहले एक टीवी को इंटरव्यू देते वक्त जब उनसे ये पूछा गया कि रशिया जो है उसके एग्जिस्टेंस को आप कैसे देखते हैं, तो उनका जवाब था कि अगर दुनिया ने रशिया को मिटाने के लिए या रशिया के ख़िलाफ़ कोई काम किया तो हम दुनिया को रशिया के बगैर नहीं देखते। जिसके बाद दुनिया को ये मैसेज गया कि रशिया जो है वो अपने जौहरी हथियार को इस्तेमाल कर सकता है उस वक्त जब कभी उसके ऊपर कोई परेशानी का या उसको ये लगे कि उसके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने की बात की जा रही है। बहुत दफ़ा पुतिन ये कहते भी नज़र आए कि हमें ऐसी दुनिया क्यों चाहिए जिसमें रशिया ना हो। तो ये तमाम वो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको समझ कर देख कर ये लगता है कि पुतिन जो हैं वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट को अपने दिमाग में रखते हैं। अब सवाल ये कि क्या पुतिन इन वॉर हेड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका जवाब ये है कि पुतिन इसका इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं या पुतिन खुदा न खास्ता ये ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर पुतिन के बारे में कहा जाए कि 2014 में क्रीमिया पे वो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने अटैक कर दिया और फिर कहा गया कि अब की बार वो यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा कर दिया। सो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनकी पर्सनैलिटी के अंदर है और जिस तरह से वो अपनी इस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर खुद हैवी हैं, और कहा जाता है कि क्रेमलिन जो है वो वाहिद जगह है जो वन मैन शो यानी पुतिन के ऊपर चल रही है। पुतिन जो समझते हैं वो कर गुजरते हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ कि दुनिया के पास जो जौहरी एटमी हथियार हैं, क्या वो एटमी हथियारों को ना इस्तेमाल करने के वादे पर मौजूद हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने 1970 के बाद जो भी एटॉमिक हवाले से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ के हवाले से सिग्नेचर्स बहुत से ममालिक के साथ साइन किए, उनके बावजूद भी ये वादा किया गया था कि तकरीबन दुनिया के पास 70,000 एटॉमिक वॉर्स मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद थे और ये वादा किया गया था कि उन सबको ख़त्म करेंगे। और अमेरिका ने ना सिर्फ उनको ख़त्म किया, कुछ और ममालिक ने भी ख़त्म किया। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट इस बारे में ये कहते नज़र आते हैं कि अमेरिका इन हथियारों को ख़त्म करने पर सीरियस नहीं है। हम चाइना को देखते हैं कि वो बहुत कम एटॉमिक न्यूज़ के साथ मौजूद है, लेकिन उनमें जिद्दत लाने पर
एटॉमिक टेक्नोलॉजी के ऊपर मुसलसल काम कर रहा है। इसी तरह 2040 तक $1 ट्रिलियन का बजट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ एटॉमिक न्यूक्स और एटॉमिक हथियारों को डेवलप करने पर लगाना है। सो ये कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जिसके बारे में बात समझ आती है कि दुनिया खुद भी सीरियस नहीं है कि वो इन एटमी हथियारों को ना बनाए या इनको तलफ कर दे या इंसानियत के हवाले से सोचे। तमाम मुल्क अपनी एटॉमिक स्ट्रेंथ, तमाम मुल्क अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, अपनी कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वो ये चाहते हैं कि वो एटॉमिक बॉम्ब्स के नाम पर अपना धौंस जो है वो बाकी रियासतों के ऊपर कायम रखें। 9 रियासतें जिनके पास इस वक्त एटॉमिक बॉम्ब है वो आपस में इस वक्त एटॉमिक रेस का हिस्सा हैं। वो ना सिर्फ एटॉमिक रेस का हिस्सा हैं बल्कि वो इन्हीं हथियारों की बुनियाद पर दुनिया के दीगर खित्तों और दीगर ममालिक के साथ इस वक्त मुकाबलाबाजी कर रही हैं। और यही वो मुकाबलाबाजी है जो पुतिन को और सदर बाइडन को आमने सामने लेकर आई है। और 1950 के बाद कोल्ड वॉर के अंदर हमेशा से यही जंगें रहीं कि आप एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते, आप किसी को बेच सकते हैं, आप किसी को नहीं बेच सकते। इसकी सप्लाई चेन पे बात होती रही और यही वॉर आकर आज इसी मुकाम पर आकर ठहरी है कि जब दो ममालिक आपस में लड़े और उसके साथ दुनिया एक पोल बनाकर ठहर गई है, मगरबी ममालिक उसके साथ आ गए हैं और रशिया को अगर ये एहसास हो रहा है कि वो तनहा हो जाएगा तो उसने अपनी लास्ट ऑप्शन के इस्तेमाल पे बात की है। जिन ममालिक के पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं ये नहीं कि वो इनको इंटेंशनली चलाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको फुकुशिमा का जिक्र किया, जैसे चेरनोबिल का डिज़ास्टर हुआ, कभी कभी ये चीज़ें हादसात से भी चल जाती हैं। 1962 की बात है जब मिसाइल क्राइसिस हुआ क्यूबा के अंदर और अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर अपनी फोर्सेस को दौड़ाने के लिए एरियल व्यूज़ लेना शुरू किए, अपने जेट्स को हाई अलर्ट किया और अपनी कहा जाता है कि कुछ ऐसे जेट्स से भी हमला करने की प्लानिंग कर रहा था अमेरिका जिनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर जिस जगह पर ये एयरपोर्ट पर और एयर जेट्स अपनी बेसिस पर मौजूद थे, ये हुक्म था कि कहीं पर भी कोई वॉर सिचुएशन होती है तो आप अपने एयर जेट्स न्यूक्लियर वॉर हेड्स के साथ लेके जा सकते हैं। हुआ क्या कि जब वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, एक शख्स जो है उस बेस का जंगला क्रॉस करके आ रहा था, वहाँ पर किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उसको गोली मार दी और उसके बाद एक सायरन बजा हर तरफ कि शायद दुश्मन ने हमला कर दिया है। और बाद में पता चला कि कोई रीच था जो उस जंगले को क्रॉस कर रहा था जिसकी वजह से पूरे एयरपोर्ट पर सायरन बजा और बाकी जगहों पर भी मैसेज गया कि शायद वॉर शुरू हो गई है। इस सूरत हाल में एक तज़ब्ज़ुब पैदा हुआ, इस सूरत हाल में एक एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हुई, इस सूरत हाल में एक मिसकम्युनिकेशन पैदा हुई, इस सूरत हाल में एक अफवाहें पैदा हुई और उस अफवाहों की वजह से वो जेट्स जिनके अंदर न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे वो किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ती और अटैक कर देती, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि हम जंग के दिनों में हैं, इस वक्त किसी भी मश्क या किसी भी रिहर्सल को नहीं किया जाएगा, तो किसी भी ऐसी सूरत हाल जो एमरजेंसी की सूरत हाल हो आप उसको वॉर ही समझिएगा। दुनिया ने जब इस तरह के वाक़यात देखे हुए हैं, दुनिया ने एक्सीडेंट्स भी देखे हुए हैं, दुनिया ने मिसकम्युनिकेशंस भी देखी हुई हैं, तो उसके बाद हमें न्यूक्लियर SOPs को ना सिर्फ बनाने की बड़ी ज़रूरत है बल्कि हमें इस तरफ भी समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त रशिया के साथ जो भी हमारे मामलात हैं या अमेरिका और रशिया की जो भी लड़ाइयाँ हैं, इन लड़ाइयों को अगर ये पावर की जंग है तो ये इकॉनमी के टेबल्स पे सॉल्व होनी चाहिए, ये ट्रेड के टेबल पे सॉल्व होनी चाहिए, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन से सॉल्व होनी चाहिए, ये अपनी किसी टेक्नोलॉजी की वॉर ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरफ से एक मैस डिस्ट्रक्शन या इंसानियत को तलफ करने की जंग नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश थी कि इस न्यूक्लियर वॉर के हवाले से जो इस वक्त चहमगोइयाँ चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, उस हवाले से स्टैट्स आपके सामने रखे जाएँ। अपना रखें बहुत सा ख्याल और देखते रहें यार न्यूज़।